माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला एंड आज की वीडियो साइंस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा। आज हम साइंस के बोर्ड एग्जाम्स के लिए टिप्स देखेंगे और साइंस की सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, किनको प्रायोरिटाइज करना है, साइंस की पूरे साल कैसे पढ़ाई करनी है, रिविजन डेज में कैसे पढ़ाई करनी है और एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अगर आपको स्पेशल चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के अंदर जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो किस बेसिस पे हैं, वो ईजी हैं, मीडियम है, डिफिकल्ट है। तो मैंने जो पर्सनली मैंने अपनी एक फॉर्म बनाई थी एक वर्क डायरी के अंदर, एक प्लानर के अंदर। वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी पिक्चर। उसके अंदर एक ये होता था कि एक चैप्टर का नाम होता था, उसके बाद उसके अंदर जो मेन कंटेंट है कि ताकि मुझे एक बार में देखने पर याद आ जाए कि हाँ इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में वो था। एंड उसके साइड में एक छोटा सा कॉलम होता था, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था। 4 सेक्शंस कुछ भी हो सकता है, मेरे 3 सेक्शन फिक्स होते थे हमेशा, नोट्स एंड उसके बाद फिर रिविजन, उसके बाद रिव्यू। एंड 4th सेक्शन जो होता था, मैंने 10th क्लास में 4th सेक्शन किया था कि उसका पीरियोडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ स्कूल में, बट मैंने 11th क्लास में अब आकर उसको चेंज कर लिया है और मैंने उसको वहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है इंस्टेड ऑफ दैट कि मैंने उसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है अभी तक। ठीक है, तो चैप्टर्स की डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है अगर आपने पहली बार में पढ़ा हो। जस्ट रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से देख लेना। एंड जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत अच्छे से करने हैं। और एक बात बस याद रखना कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के। जब हम एग्जाम देने गए थे तो हम जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके गए थे, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आए थे एग्जाम में और थ्योरी बहुत ज़्यादा आई थी। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को ऐसे नहीं करना कि न्यूमेरिकल्स पर फोकस करके थ्योरी को भूल जाना और थ्योरी करने के चक्कर में न्यूमेरिकल्स को भूल जाना। ठीक है, तो लाइट वाले चैप्टर के अंदर रे डायग्राम्स हैं और उसके अलावा 1-2 फॉर्मूलाज हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट है उसके अंदर कोई ऐसा खास वो नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल कोई नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है चैप्टर की बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में, बट वैसे वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता दूं, आपको लगेगा कि आपको आता है लेकिन आपको नहीं आता होगा। ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करना और न्यूमेरिकल्स के अलावा उसकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से कर लेना। डेफिनेशंस, करंट, चार्ज, इन सब की डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके साथ साथ जो उसके सर्किट डायग्राम्स होते हैं, लास्ट में बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक के अंदर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम होगा, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा केस स्टडी के अंदर। काश मैंने रिवाइज कर लिया होता तो मेरी भी केस स्टडी में फुल मार्क्स आ जाते, बट नहीं आया। ठीक है, लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी पूरी क्लास को पता नहीं कैसे इजी लगा था, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था ये चैप्टर, तो आई वुड रेट दिस मीडियम चैप्टर। ठीक है, मीडियम चैप्टर है। इसके अंदर बस ये है, राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। आपको आईसीएसई वाली जो बुक होती है, आईसीएसई स्टेट बोर्ड की बुक होती है जो, उससे करना पड़ेगा आपको ये चैप्टर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला टॉपिक है बेसिकली। और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब आपको आईसीएसई वाली बुक से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं है ऐसा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है, सिर्फ एक वो टॉपिक है जो बहुत अच्छे से करना है। और बाकी सारे जो है सिर्फ रिएक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, बेसिक बिल्डिंग फाउंडेशन है केमिस्ट्री की, वो अच्छे से कर लेना। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है डायरेक्टली चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे, बट वो बाकी चैप्टर 2, 3, 4 इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट के अंदर सॉल्ट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्ट्स वाले पार्ट के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ऐसा लाइक एक्स ये है, ए ये है, और उसकी प्रॉपर्टीज बता देंगे। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा आती है सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आएगा मेटल्स नॉन मेटल्स। दिस वाज पर्सनली माय फेवरेट चैप्टर। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर क्योंकि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए थे, बहुत ईजी सा लगा था, प्यारा सा था और ज़्यादा कुछ था नहीं मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर। बस रिएक्शन अच्छे से याद करनी है कि वाटर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है एंड ऑल। ठीक है, लास्ट में कार्बोनेट्स, कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में बहुत अच्छे से समझ लेना। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो आई डोंट थिंक आपसे ये चैप्टर होगा दोबारा। ठीक है, तो इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना। लाइक जब हमने लास्ट में चैप्टर किया था तो मैम ने हमें, जब हमने चैप्टर किया उस टाइम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे कि फिर हम डिसअपॉइंटेड थे एग्जाम में, ये क्वेश्चंस आए क्यों नहीं इतने ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी देखो मुझे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। ठीक है, आपका पता नहीं। तो लास्ट वाला चैप्टर देखते हैं पहले। लास्ट वाला चैप्टर आर एनवायरनमेंट, ईजिएस्ट चैप्टर है, थ्योरी है, बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आएगा लाइफ प्रोसेसेस, फर्स्ट चैप्टर। वैसे लाइफ प्रोसेसेस का जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ नहीं है, बस आज तक हमने 10th क्लास तक जितने प्रोसेस अलग अलग चैप्टर्स में पढ़े हैं, डाइजेशन, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, ये सब एक चैप्टर के अंदर कंपाइल करके दे रखे हैं। तो लेंदी है बट ईजी भी है। ठीक है, तो हो जाएगा अच्छे से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के फंक्शंस, मतलब ऐसा ब्रेन की पूरी
क्लासिफिकेशन कि ऐसा ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो वो अच्छे से एक बार करना पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर इजी है, ठीक है। जो मुझे प्रॉब्लम आई थी जहाँ पर, वो था प्लांट हार्मोन्स में। प्लांट हार्मोन्स का जो इतना बड़ा वो होता है, एनसीईआरटी के अंदर इतना नहीं है, बट हमने एक टेबल किया था उसका, और टेबल बहुत मुश्किल था रिवाइज करना, तो एक बार आप उसको अच्छे से कर लेना, जो एनसीईआरटी के अंदर मेन फंक्शंस मेंशन हो वो कर लेना, और उसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स में से देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर की। रिप्रोडक्शन के अंदर मुझे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो वो थे एग्जाम्पल्स थे वो याद नहीं होते थे, और उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, वो बहुत अच्छे से करना है, वो आएंगे। और हेरिडिटी के अंदर हेरिडिटी का बस मेथड समझना है, जब एक बार टीचर समझा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसके बाद फिर हेरिडिटी बहुत ईजी लगेगी आपको, ठीक है। बस एक बार जब टीचर समझा रहे हो तब समझ लेना, एनवायरमेंट ईजी है ही, ठीक है। ये हमने कब बात करी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करना है। रिसोर्सेज में सबसे पहले यूज़ करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक मस्ट होती है। एनसीईआरटी की कितनी रीडिंग्स लेनी होती है, देखो लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी के एक रीडिंग में काम चल जाता है, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। एनसीईआरटी की सबसे पहले आप एक रीडिंग लोगे, टीचर के या तो पढ़ाने से पहले ले लो, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है तो वो पढ़ाने से पहले ले लेते हैं, कुछ होते हैं वो लोग जिनको ऐसा मजा आता है कंटेंट को जानने में, बट अगर आप उससे पहले नहीं भी लोगे रीडिंग तो भी चलेगा आई थिंक, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हो जाए चैप्टर एक बार क्लास में हो रहा हो, आई थिंक जो पर्सनल मेथड मेरे को सबसे अच्छा लगता था कि टीचर ने आज इतने टॉपिक तक करवा दिया तो आज घर जाके इतने टॉपिक तक पढ़ लो, अगले वाले टॉपिक के बारे में बस ऐसे एक बार देख लो कि हाँ ये है अगले टॉपिक में, ताकि अगले दिन आपको ऐसा शौक ना हो जाओ कि आज ये टॉपिक करना है, ठीक है। एक बार बस उसको देख लेना अच्छे से, अदरवाइज जो टीचर ने एक लेक्चर में टॉपिक करवाया उतना पढ़ लेना, उसके उतने लेक्चर के नोट्स बना लेना नोटबुक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जब टीचर का सब कुछ पढ़ाया हुआ हो जाए उसके बाद मान लो अब सिलेबस हो गया है, या फिर बीच में कोई ब्रेक आया है, बहुत सारी छुट्टियां आई है, दिवाली की छुट्टियां आएंगी, विंटर ब्रेक आएगा, ये सब आएगा, उस टाइम पर जब आप रिवीजन करो तब एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के बाद, समझने के बाद, टेस्ट देने के बाद जो आपको समझ में आएगा वो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, लग रही है इंपॉर्टेंट, उस टाइम पर फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ा था तब इंपॉर्टेंट लग रही थी, बट अब पता चल गया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स के अंदर हमारे स्कूल ने अशोका की रेफरेंस बुक्स लगवाई थी, नई एडिशन आई थी कोई, तो अशोका की रेफरेंस बुक्स लगवाई थी। उसके अंदर पर्सनली मुझे कैसा लगता था कि सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स की रेफरेंस बुक्स अच्छी थी, बायोलॉजी की जो रेफरेंस थी उसके अंदर सर के हिसाब से बहुत सारी टेक्निकल एरर्स थे, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। एनसीईआरटी ने जो पढ़ाया और रेफरेंस में जो कुछ लिखा था ऐसा बिल्कुल एक बार करता ऐसा लग रहा था कि मुझे नीट की तैयारी करनी है और रेफरेंस देखिए, ठीक है। तो अगर आपको रेफरेंस वो नहीं लेना तो आई थिंक अरिहंत की ऑल इन वन आती है, वो बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाएंगी, उस वाले बुक्स के सैम्पल पेपर्स के सेट आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं, अशोका के अंदर ऐसा कोई सैम्पल पेपर्स नहीं होते अलग से, उसके अंदर बस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, एज रिवीजन एक्सरसाइज, एनटीए, एनटीएससी, इन सब के लिए ऐसा बहुत प्रिपेयर करता है आपको वो, तो आप उसके लिए बुक ले सकते हो अगर आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर किसी ने 11th-12th में साइंस लेनी है तो आप बुक्स परचेज कर सकते हो, उस पर्पज़ के लिए अच्छी है। 10th क्लास के लिए बायोलॉजी की रेफरेंस के अलावा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की रेफरेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप टीचर से समझा, टीचर से भी समझ नहीं आ रहा और किसी से समझ नहीं आ रहा, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में एक ऐसा क्यूआर कोड होता है, अगर आप उसको स्कैन करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा एक सीबीएसई के गाइडेंस कोर्सेज पे, ठीक है। यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, मैं सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जो गाइडेंस कोर्सेज होता है उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती है, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए, हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस कोर्सेज की वीडियोस होती हैं। तो आपको और किसी की वीडियोस अगर नहीं देखनी, या फिर अब एक्चुअली नहीं देखनी क्योंकि बस एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी की बात मान लो, एनसीईआरटी ने खुद ही गाइडेंस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, तो फिर आप उन्हीं से पढ़ लो ना सीधा, जिन्होंने बुक पब्लिश किया उन्हीं का गाइडेंस कोर्सेज से पढ़ लो, ये बता देंगे कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको किसी का देखना है तो फिर आप वो बैच देख सकते हो। मैंने पर्सनली कोई बैच नहीं लिया था, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग ली थी, एंड आई डोंट थिंक हमारी क्लास में किसी और ने ली थी एक्सेप्ट 1 और 2 जिन्होंने, आई मीन 11th-12th में जिनको करनी थी, साइंस लेनी थी और उनको IITN मैं नहीं बोलना चाहूँगी आगे, ठीक है। लेट प्राइवेट थिंग्स बी प्राइवेट। उसके अलावा अगर आपको और सोर्सेज चाहिए तो सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर CFQs एडिशनल्स इन सब की PDF होती है। इसमें ये होता है कि अगर मैक्सिमम लेवल इतना पेपर गया तो कितने एक लेवल तक हम जा सकते हैं। मैक्सिमम लेवल क्या होगा, अगर आप एक बार मैक्सिमम लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे तो आई थिंक आप बेसिक लेवल के कर पाओगे आराम से एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। यही बात होती है कि इफ़ यू कैन रन यू कैन वॉक, बट इफ़ यू कैन वॉक देयर इज नो गारंटी दैट यू कैन रन, ठीक है। तो एक बार वो अच्छे से कर लेना। उसके अलावा
थ्योरी और न्यूमेरिकल वाली बात मैं कह चुकी हूँ कि थ्योरी को इतना प्रायोरिटाइज करना है और न्यूमेरिकल्स को इतना प्रायोरिटाइज करना है। प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, बट उसके उसके लिए फिर थ्योरी को नहीं भूल जाना, क्योंकि आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ऑब्वियसली थ्योरी की भी ज़रूरत होगी कि ये क्या होता है वो क्या होता है। अगर अब मैं आपको कह दूँ कि इलेक्ट्रिकल करंट ये है, चार्ज है, आपको फॉर्मूला है दूंगा, बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक बार वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब एग्जाम्स के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्टली एग्जाम्स के अंदर आजकल मतलब लेटेस्ट जो है नोटिस आया सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जो सेक्शंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आई थिंक ऑर्डर ही होता है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स आपको कैसे करना है, आप बायो का एक सेक्शन बनाओगे, मतलब एक ही शीट होगी सिंगल, ऑफ कोर्स 32 पेजेस की शीट होगी, साइंस के अंदर हमारी 32 पेजेस की थी। उसके अंदर आप 3 सेक्शन ऑलरेडी सोच लो कि आपको 3 सेक्शन में पेपर करना है। फर्स्ट सेक्शन होगा बायो का। एक्चुअली हमने फर्स्ट सेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि फर्स्ट सेक्शन किस चीज़ का होगा, हम सेम ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर अलग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो हमने जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड हमने सेम ऑर्डर में किया था, एंड आई वुड सजेस्ट कि जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड आप सेम ऑर्डर में कर लो, ठीक है। बायो के फर्स्ट पार्ट बायो का, अगर हमने बायो के अंदर क्वेश्चन 1 थ्रू मान लेते हैं कि 16 तक क्वेश्चन है, ठीक, 16 तक ही होता है आई थिंक। तो अगर आपने क्वेश्चन 1 to 16 यहाँ पर करने हैं तो आप क्वेश्चन 1 to 16 बायो के सेक्शन में ही करोगे। अगर आपने केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर एक बायो का क्वेश्चन किया तो चेक नहीं होगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एक और टिप है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज मत करना, सिर्फ ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक पेन अलाउड नहीं भी होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो ब्लू पेन यूज करना सिर्फ, और साथ में एक पेन से रख लेना ताकि आप रफ वर्क कर सको। वैसे रफ वर्क आप पेन से कर सकते हो, बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आई थिंक आपको अगर मन कर रहा हो लास्ट में चेक करने का, तो आप उस टाइम पेंसिल से कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर सकते हो और साथ में कैलकुलेशंस भी दोबारा कर सकते हो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर एक मैं टिप देना चाहूँगी, प्रैक्टिस तो करके गई होगे ना, ठीक है। तो अब आप एग्जाम के टाइम पर हो, आपने एक न्यूमेरिकल कर रखा है, आपको सामने दिख रहा है कि न्यूमेरिकल है, आपको उसका आंसर भी दिख रहा है, लेकिन आपको अगर ये चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या फिर नहीं है, तो आप एक काम करो, आप उसको किसी और मेथड से या फिर उसको रिवर्स करके कोई और वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि करंट दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो अब चार्ज निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब चार्ज निकालना था, मान लो चार्ज निकालना था, अब हमने चार्ज निकाल लिया, अब चार्ज और टाइम से एक बार करंट निकालने की कोशिश करो। अगर करंट ठीक आ गया तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन हो गई कि आपका आंसर सही है, ठीक है। ऐसे करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक बार ध्यान रखना पड़ता है। डिसइंफेक्टिंग क्लीन वाटर और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर दो अलग अलग कंपाउंड्स करते हैं, तो एक बार अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सा कंपाउंड क्या करता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको किसी चीज़ के स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, साइंस का एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है जस्ट रिमेंबर कि आप यहाँ तो उसको परसेंटेज में से एक्सक्लूड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सेकंड एग्जामिनेशन में मई में जो है उसमें अपीयर हो सकते हो, ठीक है। और पोस्ट एग्जाम की एक टिप बता दूं, पेपर डिस्कस मत करना, ठीक है। टेंशन होती है बिना बात की पेपर डिस्कस करने से, पेपर डिस्कस मत करना। और अगर कोई कह रहा हो कि मेरा ये गलत हो गया तो उसको बुली मत करना प्लीज, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये सारी टिप्स थी साइंस के एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो प्लीज एक बार बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।